वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, जो कि एक जैव प्रक्रम का टॉपिक है। कक्षा 10 का साइंस का जो जैव प्रक्रम का टॉपिक है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कई टॉपिक कवर किए गए हैं, तो आज के वीडियो में हम इस ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे और ब्लड के कंपोनेंट्स, कार्य, ये सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन या ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ होती है? ट्रांसपोर्ट का मीन्स होता है कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या भेजना। ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों पड़ी? इसके लिए हम देखते हैं परिवहन की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ सर्कुलेशन। परिवहन को इंग्लिश में सर्कुलेशन कहा जाता है। तो परिवहन की आवश्यकता बॉडी में क्यों पड़ी, शरीर में क्यों पड़ी है? तो सभी कोशिकाओं को भोजन और O2 मिलते रहने जरूरी होता है, तथा उपापचय के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया और यूरिया, ये सभी कोशिकाओं द्वारा उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं और इनको कोशिकाओं से निकालना जरूरी होता है। तो ये कार्य परिवहन तंत्र द्वारा संपन्न होता है। तो परिवहन की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, साथ में साथ जो उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया और यूरिया बनते हैं, तो इनको भी कोशिकाओं से बाहर निकालना होता है। अब हम देखते हैं कि परिवहन या संवहन की परिभाषा क्या है। इंग्लिश में डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन। तो ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां पर उत्पन्न अतिरिक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया उत्पन्न होती है, पदार्थों को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। तो इसमें जो भी पदार्थ होंगे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से जो भी पदार्थ उत्पन्न होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, तो वहां पर कोशिका में बनेंगे, तो उन पदार्थों को एक निश्चित स्थान पर पहुंचाने की क्रिया को ही परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नया हेडिंग। तो इस हेडिंग में बताया गया है कि परिवहन के प्रकार कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिवहन तंत्र के प्रकार जो हैं, उसमें तीन मुख्य प्रकार हैं। पहला है जल परिवहन तंत्र, जिसको हम वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और दूसरा है रुधिर परिवहन तंत्र, जिसको इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और तीसरा है लसिका परिवहन तंत्र। तो तीनों परिवहन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आता है जल परिवहन तंत्र। इसमें जो भी पदार्थ को ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो जल के माध्यम से होगा। तो इसमें लिखा भी है कि इस तंत्र में जल शरीर के अंदर आवश्यक पदार्थों का संवहन करता है। तो ये व्यवस्था पाई किस में जाती है? एग्जाम्पल के तौर पर इसमें दिया गया है, कुछ स्पंज होते हैं, सीलेंट्रेट्स होते हैं, और हाइड्रा, सितारा मछली इत्यादि जो जंतु हैं, इनमें जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। दूसरा है रुधिर परिवहन तंत्र। तो रुधिर संवहन तंत्र, इस परिवहन तंत्र में क्या होता है? रुधिर संवहन का माध्यम बनता है, ट्रांसपोर्ट का माध्यम बनता है। इसके बाद तीसरा है लसिका परिवहन तंत्र। तो इसको हम लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है? लसिका एक रंगहीन पदार्थ होता है जिसमें WBC अधिक मात्रा में होती है और RBC अनुपस्थित होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लसिका क्या है। ये एक रंगहीन पदार्थ है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, और WBC की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, और RBC बिल्कुल ही नहीं होती। तो लसिका एक छना हुआ रुधिर होता है जो ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होता है, लेकिन रुधिर नहीं होता। चूंकि इसमें RBC नहीं पाई जा रही हैं, और RBC में ही हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड को कलर प्रदान करता है, तो इसीलिए ये लिम्फ जो होता है वो रंगहीन होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। तो ये जो पदार्थ है लसिका है, ये कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होता है, जबकि ब्लड सीधे संपर्क में नहीं होता है, तो इसी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये व्यवस्था पाई किस में जाती है? तो कार्डेटा के जंतु में रुधिर तथा लसिका परिवहन तंत्र दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो इनमें सभी में क्या होता है? लसिका परिवहन तंत्र और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रुधिर परिवहन तंत्र दोनों पाए जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं
आगे इस चैप्टर में हम केवल और केवल रुधिर परिवहन तंत्र की बात करेंगे। तो रुधिर परिवहन तंत्र क्या होता है, इसको इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इससे पहले भी हम जान चुके हैं कि इसमें क्या होता है, जो भी पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ब्लड के माध्यम से होगा, इसीलिए इसको रुधिर परिवहन तंत्र बोला गया है। तो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में रुधिर परिवहन तथा लिम्फ सिस्टम दोनों आते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित अंग आते हैं। तो रुधिर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कितने अंग आते हैं, निम्नलिखित अंग हैं जो उनको बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर कंपोनेंट है ब्लड। तो इसके लिए ब्लड होना आवश्यक होता है, रुधिर होना चाहिए। और दूसरे नंबर का है हार्ट, जो हृदय भी होना चाहिए। और तीसरे नंबर में आता है आर्टरीज, जिसको हम धमनियाँ कहते हैं। इनका काम होता है कि जो अंगों में रुधिर भेजना, जो भी शरीर में अंग पाए जाते हैं उनमें से रुधिर को भेजा जाता है किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा। चौथा नंबर है वेंस। वेंस को हिंदी में शिराएं कहते हैं। इनका काम होता है अंगों से रुधिर एकत्रित करना। ठीक है, धमनी में जो होता है शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। ये कॉमन रूप से हम याद रखेंगे। तो इन चार कंपोनेंट से मिलकर हमारा रुधिर परिवहन तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो अब हम पहले कंपोनेंट की बात कर लेते हैं जिसका नाम है ब्लड। ब्लड या रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है और कई कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं। इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा तथा उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ये फिर प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें लगभग 90% तक जल रहता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कुछ पचे हुए पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, और रुधिर प्रोटीन, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ, एंजाइम और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज वो होती हैं मुजस्सराए बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो ये सारे के सारे 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा जो होता है वास्तविक में इसका कार्य क्या क्या है, ये किन किन कार्यों को संपन्न करता है। तो पहला नंबर है इसका ऊतक कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाना। जो हमारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यू में भोजन पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये किसका कार्य है, प्लाज्मा का कार्य है। दूसरा है ऊतक कोशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थ व CO2 को हटाना। तो जो भी कोशिकाओं के समूह में जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उनको भी वहां से अलग किया जाता है। तीसरा नंबर है हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबॉडीज आदि का संबंध। जो भी शरीर में हार्मोन्स बनते हैं, विटामिन अवशोषित होती हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं, तो इन सभी का संवहन ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। चौथे नंबर पे है ये शरीर के ताप का नियंत्रण भी करता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है इसीलिए शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। शरीर में पानी की मात्रा का भी नियंत्रण करना है, पानी की मात्रा को बनाए रखता है। और छठा नंबर है प्लाज्मा में घुले प्रोटीन जो होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन जिसका नाम है, दूसरा फाइब्रिनोजन। तो ये दो प्रोटीन है जिनकी वजह से रुधिर का थक्का बनाना जरूरी हो जाता है। तो ये दोनों प्रोटीन जब भी कोई चोट लग जाती है, ब्लड बहने लगता है, लीकेज हो जाता है, तो वहाँ पर ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाती हैं और ब्लड को रोकने में मदद करती हैं। 7 नंबर का है इस प्रोटीन, इसमें पाई जाती है हेपेरिन जो कि धमनी व शिराओं में रुधिर स्कंदन को रोकता है। ब्लड जो होता है जब चोट लग जाती है तो बाहर आने के वातावरण में संपर्क में जब आता है तो ये 2 से 3 मिनट में ये क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। लेकिन यही प्रक्रिया शरीर के अंदर नहीं होती है, क्योंकि शरीर के अंदर एक हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जो धमनी स्राव में रुधिर को जमने से रोकता है। तो ये सारे के सारे प्लाज्मा के कार्य हो गए हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है ब्लड का उसको कहते हैं रुधिर कणिकाएं या ब्लड कार्पसल्स। तो इन रुधिर कणिकाओं में भी क्या क्या टाइप हैं, तो इन रुधिर कणिकाओं के 3 प्रकार हैं। पहला है लाल रुधिर कणिकाएं जिनको हम रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको RBC कहते हैं। दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसको हम व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। तीसरा नंबर है रुधिर प्लेटलेट्स, इसको इंग्लिश में ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं
जो ब्लड कार्पसल्स या रुधिर कणिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसमें हम पहले नंबर का देखते हैं कि रेड ब्लड कार्पसल्स या इरिथ्रोसाइट। इसको हम दूसरा नाम भी इसमें बोला जाता है, रेड ब्लड आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसके कोशिका द्रव में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो O2 के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और O2 व CO2 के परिवहन में मदद करता है। तो जो आरबीसी होता है उसमें हीमोग्लोबिन रंगा पाई जाती है, जिसके कारण ब्लड जो होता है वो लाल कलर का दिखाई देता है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। वहां से CO2 जब इसके साथ बाइंड करती है तो उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि केवल स्तनधारियों में आरबीसी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग नहीं होते। तो जो भी बच्चों को जन्म देते हैं जिनमें भी स्तन पाए जाते हैं, तो ऐसे जीवों के जो आरबीसी पाई जाती है इसमें केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। 120 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और ये दोबारा से नई बनती हैं। मृत आरबीसी को स्प्लीन में नष्ट किया जाता है। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। ये हमारा शरीर का एक अंग है, इसमें आरबीसी को नष्ट किया जाता है। इसके बाद पॉइंट आ जाता है वाइट ब्लड कार्पसल्स या ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये अमीबा के समान अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं। ये जैसे अमीबा होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है, आकार अनिश्चित होता है, उसी आकार की ये कोशिकाएं होती हैं और इनमें केंद्रक भी पाया जाता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो रोगाणु एवं जीवाणुओं का भक्षण करती हैं तथा इन्हें शरीर की सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। तो इनका काम जो होता है बैक्टीरिया को मारना, इसीलिए इनको सैनिक कोशिकाएं भी का नाम दिया गया है और इनकी संख्या लगभग 6000 से 10,000 घन मिलीमीटर होती है। तीसरा नंबर का सी नंबर का जो है ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मेन काम होता है ये रुधिर स्कंदन में सहायक होता है, मतलब ब्लड को क्लॉट कराने में, जमाने में मदद करेगा और इनकी संख्या रक्त में 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसके बाद हम ब्लड के कार्य देखेंगे कि ब्लड के कौन कौन से कार्य हैं। तो रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। पहला पॉइंट है कि पोषक तत्वों का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। जैसे उत्सर्जी पदार्थ में हमारे CO2 आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा और कुछ अन्य पदार्थ हो गए जैसे हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, लवण एवं एंजाइम। इन पदार्थों का परिवहन मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये रुधिर का मेन काम है, पहला काम। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन। तो ब्लड की मदद से जो उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसकी मदद से ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन भी कोशिकाओं तक होता है। तीसरा है शरीर के ताप का नियमन। फिर है रुधिर का थक्का बनाना। जब भी कोई ब्लड शरीर में चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट प्रोटीन जो होती हैं वो रुधिर का थक्का बनाती हैं। पांचवा पॉइंट है रोगों से रक्षा करना। रोग ब्लड में जो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं वो बैक्टीरियाज और अन्य जर्म्स को किल करने का काम करती हैं। और 6 नंबर का है घाव भरना। तो जब भी कहीं शरीर में चोट लग जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं घाव बन जाता है और कुछ समय के बाद वो रुधिर के द्वारा ही घाव पूर्ति किया जाता है। तो ये सारे ब्लड के कार्य हो गए। हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। जो कंपोनेंट्स है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ये आरबीसी का चित्र बना है, ब्लड का पूरा कंपोनेंट्स है इसमें। तो इसमें पहला जो डिवीजन किया गया है येलो कलर का है प्लाज्मा, दूसरी तरफ कुछ एलिमेंट्स हो गए जो कुछ सेल्स भी कह सकते हैं। प्लाज्मा में इसमें कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे अमीनो एसिड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया और प्रोटीन हो गए। न्यूट्रिएंट्स मतलब कुछ पोषक पदार्थ, नाइट्रोजनस मटेरियल हो गया और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, कुछ गैसेस हो गई। तो ये सारे पाए जाते हैं प्लाज्मा में। और साथ ही साथ प्रोटीन भी कौन कौन सी होती है, तो प्रोटीन एल्बुमिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है और ग्लोबुलिन होती है। तो ये सारे प्रोटीन जो होती हैं वो हमारी प्रतिरक्षा में मदद करती हैं और साथ ही साथ ब्लड को क्लॉट करने में मदद कराती हैं। दूसरी तरफ आता है एलिमेंट जो होते हैं। एलिमेंट को हमने 3 टाइप में बांटा है। ल्यूकोसाइट, जिसको WBC कहते हैं। फिर प्लेटलेट्स हो गया, उसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। और
नेक्स्ट आता है इरिथ्रोसाइट, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी, इनको दो भागों में और बांटा गया है, जो ग्रीन कलर के दो बॉक्स दिख रहे हैं। पहला है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और यूसिनोफिल्स वगैरह आते हैं, जिनमें कुछ कणिकाओं जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट में कोई कणिकाएं जैसी संरचनाएं नहीं होती हैं। ये हो गई हमारी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। ये भी हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र में, इम्यूनिटी बूस्टर में मदद करती हैं। आगे भी देखेंगे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, उनमें जो कोशिकाओं की संरचना है वो छोटी छोटी कोशिकाओं की जो डब्ल्यूबीसी के अंदर पाई जाती हैं। तो उनमें मोनोसाइट हो गई, इस तरीके से होती है। ईशनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट हो गया। ये हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, जिनसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है या उनमें मदद करती है। न्यूट्रोफिल्स हो गया। तो ये सारे कोशिकाएं हैं जिनको वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। इसमें जो दूसरे नंबर की यूसिनोफिल्स है, इसके बढ़ जाने से जो कॉमन कोल्ड है, कोल्ड की शिकायत हो जाती है। जब भी कोल्ड होता है तो ये यूसिनोफिल्स बढ़ जाती हैं। तो इस डायग्राम में कंप्लीट रूप से मैंने डब्ल्यूबीसी के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ब्लड के बाद में, वो है हमारा रुधिर वाहिकाएं। तो जो भी ब्लड होगा वो हमारे रुधिर में रुधिर वाहिकाओं में बहेगा, ब्लड वेसल्स में बहेगा। तो ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती हैं, धमनी हो गई और शिराएं हो गई। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं और शिराओं को वेंस कहते हैं। तो पहले हम धमनी के बारे में जानते हैं। तो धमनी वे रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है। ये मांसपेशियों की गहराई में होती हैं। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और उनकी गुहा में वाल्व नहीं होते हैं, कपाट नहीं होते। तो ये धमनी या आर्टरी वे वाहिकाएं होती हैं जिनमें से हार्ट से ब्लड पूरे अंगों में, पूरे शरीर में भेजा जाता है, शरीर के अंगों में भेजा जाता है। और ये शरीर की त्वचा की गहराई में होती हैं, ऊपर से दिखाई नहीं देती। और इनकी जो वेंस होती हैं, इनकी भित्तियाँ होती है, दीवार होती है, वो मोटी होती है और साथ ही साथ लचीली होती है। तो इनमें क्या होता है, ज़्यादातर शुद्ध रुधिर बहता है धमनियों में। केवल एक पल्मोनरी धमनी होती है जिसके द्वारा हृदय अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। तो ये सिर्फ एक ही धमनी है, पल्मोनरी धमनी, जिसमें ब्लड जो होता है अशुद्ध पाया जाता है। बाकी सब में, सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है। नेक्स्ट है शिराएं, जिनको इंग्लिश में वेन्स कहते हैं। तो शिराएं अपेक्षाकृत कैसी होती हैं, पतली होती हैं। और इनका काम होता है कि विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में ले जाना। तो जो भी अशुद्ध रुधिर हो जाता है तो अंगों में जब अशुद्ध रुधिर हो जाता है तो दोबारा से वापस उसको शुद्ध होने के लिए हृदय में लाया जाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ शिराओं के द्वारा ही लाया जाता है। तो इसमें भी केवल पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। जैसे कि उसमें पल्मोनरी धमनी में शुद्ध अशुद्ध रुधिर होता है, वैसे इसमें पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर होता है, जो क्या करता है, फेफड़ों से शुद्ध होकर वापस हृदय में आता है। इसमें कपाट होते हैं, मतलब इसके बीच बीच में जो शिराएं होती है, इसमें बीच बीच में वाल्व लगे रहते हैं, जिससे ब्लड जो होता है एक ही दिशा में बहता रहता है और इसमें रुधिर प्रवाह समान गति से होता है। तो ये हमारा शिराएं और धमनी हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं मनुष्य में परिसंचरण किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो मनुष्य में रुधिर परिसंचरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। तो परिसंचरण करने के लिए तो सबसे पहले किसी ऑर्गन की जरूरत होगी, जो हमारा है हार्ट या हृदय। तो ये कैसे संरचना है, एक पेशी संरचना है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। और ये कार्य क्या करता है, ये केवल ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। इसके ऊपरी दो कक्ष होते हैं, उनको हम अलिंद कहते हैं या इंग्लिश में ऑरिकल कहते हैं, तथा निचले दो कक्षों को निलय कहते हैं या वेंट्रिकल कहते हैं। तो कंप्लीटली जो हार्ट होता है हमारे, इसमें चार चेम्बर पाए जाते हैं, दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। अलिंद हमारे ऊपर की ओर होते हैं और निलय नीचे की ओर होते हैं। इन दो अलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर आता है और निलय
द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पंप किया जाता है। तो ऊपर जो अलिंद होते हैं उनमें ब्लड एकत्रित किया जाता है हार्ट में, और वहां से नीले में भेजा जाएगा। और नीले कहाँ भेजेगा? नीले रुधिर को शरीर में विभिन्न भागों में पंप कर देता है। दूसरा जो पॉइंट कह रहा है कि रुधिर को अलग अलग रखने के लिए दाएं व बाएं अलिंद तथा नीले के बीच में एक एक सेप्टम पाया जाता है। तो ऊपर वाले हिस्से होते हैं अलिंद, नीचे होते हैं नीले। तो इन दोनों को बांटने के लिए बीच में एक सेप्टम पाया जाता है। तो अलिंद में भी दो चेम्बर हो जाते हैं और नीले में भी दो चेम्बर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से दोनों में कुल मिला के हार्ट में हमारे चार चेम्बर हो जाते हैं, दो अलिंद हो जाते हैं तो नीले हो जाते हैं। ये सब होता कैसे है? ये एक सेप्टम या पट के द्वारा होता है, एक दीवार बीच में बन जाती है मांसपेशी की। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस प्रकार के हृदय के दाहिने कक्षों में क्या होता है? अशुद्ध रुधिर बहता है तथा बाएं कक्षों में शुद्ध रुधिर बहता है। यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध रुधिर से ये तात्पर्य होता है कि शुद्ध रुधिर होगा उसमें ऑक्सीजन मिली होगी, और जो अशुद्ध रुधिर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। तो भाई इसमें बताया कि हार्ट के बाएं हिस्से में शुद्ध रुधिर होता है और दाएं हिस्से में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो पूरे शरीर का अशुद्ध रुधिर तीन महाशिराओं, जिसे तीन महाशिराओं में द्वारा दाएं अलिंद में लाया जाता है। तो पूरे बॉडी में जो भी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो ब्लड में बना दी घोल दी जाती है, और उसको तीन जो शिराएं होती हैं, बड़ी बड़ी शिराएं, महाशिराएं, उनके द्वारा पूरे शरीर से ब्लड जो होता है वो एकत्रित किया जाता है। तीन महाशिराओं में से क्या क्या है ब्रैकेट में देखेंगे। एक जोड़ी अग्र महाशिराएं होती हैं जिसको प्री केवल्स कहते हैं, और एक पश्च महाशिरा होती है जिसको पोस्ट केवल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दाएं अलिंद से रुधिर दाएं नीले में जाता है, फिर वहां से पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाता है। तो दाएं अलिंद जो होता है, दायां ऊपरी भाग जो होता है उसमें दाएं अलिंद पाया जाता है, वहां से ब्लड जो चला जाता है दाएं नीले में जाता है, फिर वहां से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी धमनी के द्वारा डायरेक्ट वो फेफड़ों में पहुंच जाता है दोनों के लिए। फिर फेफड़ों से शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा के द्वारा आता है और बाएं अलिंद में चला जाता है, और बाएं अलिंद से ये बाएं नीले में चला जाता है, क्योंकि बाएं अलिंद ऊपर वाला भाग होता है। और फिर वहां से छन कर ब्लड आ जाता है बाएं नीले में, और बाएं नीले के बाद में क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, जहां से ये दैहिक धमनी सिस्टेमिक आरोटा द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो जो बायां नीले होता है यही मेन चेम्बर होता है, इसके द्वारा जो ब्लड होता है पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। इसीलिए इसमें प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है, जिसके कारण देखते हैं कि लास्ट पॉइंट में क्या दिखा है कि नीले के पेशी भित्ति मोटी होती है। तो चूंकि प्रेशर बहुत जनरेट होता है, ब्लड को पूरे शरीर में भेजना पड़ता है, तो इसीलिए जो नीले वाला पार्ट है वो बायां नीले, वो बहुत ज़्यादा उसकी पेशी भित्ति मोटी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे डायग्राम। डायग्राम में देख रहे हैं ये जो हार्ट है, हार्ट का हमारा बाहरी डायग्राम है, एक्सटर्नल व्यू है, जिसको हम बाहरी संरचना कहते हैं। तो ये इसका डायग्राम बनाने को आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक साइड में दिखाया गया है सुपीरियर वेना केवा, जिसके द्वारा ब्लड एकत्रित किया जाता है, और इसके नीचे ही जस्ट नीचे आ गया है इंफीरियर वेना केवा। तो ये क्या करते हैं? ब्लड को एकत्रित करती हैं। और साथ में एरोटा दिखाया गया है जो सबसे बड़ा दिख रहा है। फिर पल्मोनरी वेन्स के क्या काम है? पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया जिसको हम अलिंद कहते हैं, राइट एट्रियम जिसको हम दायां अलिंद, और राइट वेंट्रिकल दायां निलय, और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको हम बायां निलय कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें कई सारी संरचनाएं दिखाई गई हैं। साथ में कोरोनरी आर्टरीज लिखा है, तो कोरोनरी आर्टरी बीच बीच में फैली रहती हैं और ब्लड को सप्लाई करती हैं। तो ये हमारा बाहरी संरचना का चित्र है हार्ट का। इसके बाद हम आंतरिक संरचना का चित्र देखेंगे। आंतरिक संरचना में क्या दिखाया गया है? तो आंतरिक संरचना में हमारे जो दिखाया गया है, इसका सेक्शन काटा गया है, वही इसमें दिखाया गया है। पल्मोनरी वाल्व दिखाए गए बीच बीच में, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया और बाइकस्पिड वाल्व हो गया। इसमें चेम्बर वही रहते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जिसको हम बायां अलिंद और दायां अलिंद कहते हैं।
उसी के नीचे राइट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय और लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय पाया जाता है। साथ में ब्लड एक दूसरे में कैसे ट्रांसफर होता है, तो ये इसमें वाल्व के द्वारा ट्रांसफर होता है, और इसमें एक मिट्रल वाल्व, एरोटिक वाल्व, ये सारे इसमें वाल्व पाए जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ इसके बारे में लिखना नहीं है, सिर्फ इसको डायग्राम बना लेना है, फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख देने हैं, तो आपके हाई स्कूल के हिसाब से ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आगे बात आती है हृदय स्पंदन, हार्ट बीट की। तो हार्ट हमारा काम करता है तो उसमें कहीं ना कहीं स्पंदन होता है, तो स्पंदन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, रुधिर होता है। हृदय की औसतन धड़कन 65 से 72 बार प्रति मिनट होती है, अर्थात मनुष्य के औसत जीवन काल में रुधिर 2.5 से 10 की घात 9 बार शरीर में चक्कर लगाता है। तो ये जो है ये संख्या बहुत बड़ी है, इसीलिए इसको इस रेंज में लिखा गया है। इसके बाद हार्ट के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? प्रकुंचन कहते हैं, और इसके फैलने की प्रक्रिया को अनुशीतलन कहते हैं। जैसे ही जब ब्लड सिकुड़ता है तो उसमें से ब्लड, हार्ट सिकुड़ने के बाद में ब्लड उसमें से बाहर निकलता है और फिर से ये डायस्टोल हो जाता है, नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, तो ऊपर से ब्लड फिर से दोबारा से उसमें भर जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है रुधिर दाब। रुधिर दाब में, जिसको हम इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर क्या है? हार्ट के झटकों के साथ रुधिर के धमनियों में ब्लड फेंका जाता है, जिससे दबाव के साथ रुधिर धमनियों में बहता है। उसे ही रुधिर दाब या रक्तचाप कहते हैं। जब भी ब्लड पंप किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है हमारी वाहिनियों में, उसी वाहिनियों में प्रेशर जनरेट, जो दबाव पड़ रहा है उसी को हम रुधिर दाब कहते हैं। ये हमारा 120 mm Hg बटे 80 mm Hg होता है। ऊपर वाला जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर है और नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर को क्या कहते हैं? प्रकुंचन कहते हैं, जिसमें ये हार्ट सिकुड़ता है, और डायस्टोलिक में दोबारा से रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये रेटिंग रहती है। ये हमारा जो रुधिर नापने का यंत्र है, स्पिग्मोमैनोमीटर, इसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं और उसमें इस सामान्य रीडिंग को देखते हैं कि इस रीडिंग के कम आने पर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होगा। इस रीडिंग से अगर ज़्यादा रीडिंग आ रही है, 120/80 से ज़्यादा आ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है। तो आगे के कंपोनेंट हम देखते हैं, जिनमें से अब तक ब्लड के बाद आता है लसीका। लसीका के बारे में बताया था कि ये एक रंगहीन पदार्थ होता है, इसमें आरबीसी नहीं होती हैं। तो लसीका को हम क्या कहते हैं? लिम्फ। तो इस हेडिंग के बाद में देखेंगे। रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे लसीका कहते हैं। लसीका में आरबीसी नहीं होती, इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में होती है। इसमें O2 मतलब ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। पोषक पदार्थ की मात्रा रक्त की अपेक्षा कम होती है, रक्त में ज़्यादा होती है लेकिन इसमें कम होती है, तथा CO2 व उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिला रहेगा और उत्सर्जित पदार्थ भी इसमें लसीका में ज़्यादा पाए जाएंगे, और पोषक पदार्थ भी कम होते हैं, ऑक्सीजन भी कम होगा। लेकिन लसीका जो होता है वो ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। जो हमारे शरीर के टिश्यूज होते हैं वहाँ से लेकर हृदय की ओर केवल ये एक ही दिशा में लसीका बहता है। अब देखते हैं लसीका के कार्य क्या हैं, लिम्फ के कार्य क्या हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है, लसीका कोशिकाओं को पोषक तत्वों जैसे गैसों, हार्मोन्स एवं एंजाइम आदि को पहुँचाने तथा आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये इसका पहला कार्य होगा, जैसे गैस, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए, इनको इधर उधर पहुँचाने का कार्य करता है। दूसरा है ये कोमल अंग जो होते हैं उनकी रक्षा करता है, उनको रगड़ से बचाने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट आता है कि लसीका अंगों जैसे लसीका ग्रंथियां हो गई, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। तो लिम्फोसाइट जो लसीका ग्रंथियां होती हैं उसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, और लिम्फोसाइट क्या करती है? लिम्फोसाइट जीवाणुओं का भक्षण करती है, जो एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, इससे हमारा शरीर रोगाणुओं से बचा रहता है। पांचवा पॉइंट है लसीका कोशिकाएं जो क्षुद्रांत के रसांकुरों में फैली रहती हैं,
पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं। तो जो भी हम भोजन करते हैं, हमारी आंत के अंदर एक उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे बाल होते हैं छोटे छोटे, वैसे उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम रसांकुर या विलाई कहते हैं। उनके द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाता है। उन्हीं विलाई या रसांकुरों में लसिका कोशिकाएं मौजूद रहती हैं। आगे के स्लाइड में हम देखते हैं कि ब्लड और लसिका में अंतर क्या है। ये अक्सर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लड देखते हैं, ब्लड में क्या है। पहले नंबर में ब्लड सामान्यतः लाल होता है, लेकिन लसिका ये रंगविहीन होता है। दूसरा पॉइंट है कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी युक्त होता है। ब्लड में आरबीसी पाई जाएंगी, लेकिन लसिका में आरबीसी का अभाव होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा उपस्थित होती है, मतलब ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा पाई जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ लसिका में प्रोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। चौथे नंबर में देखो क्या बताया गया है कि पचित भोजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तो इसमें जो डाइजेस्टिव मटेरियल होगा, डाइजेस्टिव फूड होगा, वो कम होगा, लेकिन लसिका में पचित भोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है। पाँचवा नंबर में फाइब्रिनोजन अधिक होता है, जिसके द्वारा ब्लड क्लॉट किया जाता है, लेकिन प्लाज्मा में लिम्फ में फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है। ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और लसिका में ऑक्सीजन कम हो गई। इसमें क्या होता है, लसिका में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार इस अंतर को हम समझ लेंगे। ये अंतर अक्सर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद हम देखते हैं लसिका तंत्र क्या। लसिका के बारे में पढ़ लिया है, लसिका तंत्र के बारे में देख लेते हैं, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लसिका वाहिनियाँ जो होती हैं वो मिलकर एक विशेष लसिका तंत्र बनाती हैं। लसिका वाहिनियाँ, कई सारी लसिका वाहिनियाँ जो होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होके क्या बनाएंगी, एक विशेष प्रकार का तंत्र बनाएगी, जिसको हम लसिका तंत्र कहते हैं। लसिका दूध जैसी सफ़ेद लसिका कोशिकाओं, जिसको हम लैक्टियल्स के नाम से जानते हैं, उसमें एकत्रित होता है। लसिका कोशिकाएं जुड़कर एक बड़ी लसिका वाहिनियाँ बनाती हैं, लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। छोटी छोटी लसिका वाहिनियाँ जुड़कर एक बड़ी लसिका वाहिनियाँ बनाती हैं। तो लसिका वाहिनियों से लसिका रुधिर कोशिकाओं में पहुंचता है। जो लसिका वाहिनियाँ होती हैं जिनमें लसिका बहता रहता है, उनके द्वारा जो लिम्फ होता है वो रुधिर कोशिकाओं में, ब्लड कैपिलरीज में पहुंचाया जाता है। आगे की लाइन देखेंगे कि लसिका वाहिनियों के जोड़ने के स्थान पर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। जहाँ पर रुधिर कोशिकाएं और लसिका वाहिनियाँ आपस में जुड़ती हैं, वहाँ पर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और इन गांठों को ही लसिका ग्रंथियाँ या लिम्फ ग्लैंड कहते हैं। इन ग्रंथियों में लिम्फोसाइट नामक श्वेत रुधिराणु बनते हैं। जो WBC का टाइप हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट, तो वो यहाँ पर इसी जगह पर गांठों के रूप में बनते हैं, और उनका काम क्या होता है, रोगाणुओं को मारना या रोगाणुओं का भक्षण करना। तो यहाँ पर कुछ लसिका तंत्र से संबंधित लसिका ग्रंथियाँ के नाम दिए गए हैं, जैसे टॉन्सिल्स हो गया हमारा, थाइमस ग्रंथि हो गया, इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड हो गया जो हमारी आंत में पाई जाएगी, और स्प्लीन हो गया जहाँ पर आरबीसी का नष्टीकरण होता है। आरबीसी नष्ट हो जाती है 120 के दिन बाद, 120 दिनों के बाद। तो ये सारी आपकी लसिका तंत्र था। तो इसमें भी जो टॉपिक आपके लिए गए वो सारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से लिए गए थे। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद में हम मिलते हैं नए टॉपिक में। क्लास 10 की वीडियो की बायोलॉजी कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा।